वैल्यू एक रो एंटर किया आपने, दोबारा यही रो एंटर करते हैं, उसने एरर दे दिया। यूनिक कांस्टेंट HR.sys_c और आगे कोई नंबर दे दिया वायलेटेड। उसने कहा ये कांस्टेंट है, ये वायलेट हुआ। हर कांस्टेंट का एक नाम होता है, मैंने खुद से कोई नाम नहीं दिया, ओरेकल ने खुद से इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसको समझिएगा जी। तो कांस्टेंट वायलेट हुआ है, अब मुझे नहीं पता कौन सा कांस्टेंट वायलेट हुआ। बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप कांस्टेंट लगाएं तो कांस्टेंट को नाम दें। जैसे प्राइमरी की कांस्टेंट लगा रहे हैं तो उसका कोई नाम दे दें, नॉर्मल कांस्टेंट लगा रहे हैं तो उसको कोई नाम दे दें। तो नाम कैसे देते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल T2 का लेता हूं, आईडी, उसकी डाटा टाइप नंबर, उसके ऊपर मैं लिखता हूं जी कांस्टेंट का कीवर्ड, कांस्टेंट का कोई नाम। लेट्स से मैं इस पे कांस्टेंट लगाना चाहता हूं आईडी के कॉलम के ऊपर प्राइमरी की का, तो PK_T2_ID, कोई भी नाम कन्वेंशन फॉलो कर लें। यूजली जो प्राइमरी की कांस्टेंट है उसको जो नाम दिया जाता है PK_ टेबल का नाम अंडरस्कोर उसके कॉलम का नाम जिसके ऊपर आप कांस्टेंट लगा रहे हैं। ठीक है, फिर कांस्टेंट की टाइप बताते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो अब ये
ये भी इसी तरीके से मैंने क्रिएट किया। देखें इसमें सिर्फ ये किया कि मैंने कॉन्स्टेंट्स को नाम नहीं दिए थे, सिर्फ ये बता दीजिए प्राइमरी की इस पे लगा दो, इसको नॉट नल डिक्लेयर कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा है कि इस पे प्राइमरी की लगाओ, लेकिन इस प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का नाम ये हो। इस पे नॉट नल कॉन्स्टेंट लगाओ, लेकिन इस नॉट नल कॉन्स्टेंट का नाम ये हो। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि मैं डाटा इंसर्ट करता हूं, अब उसने एरर दिया HR.pk_t2_id वायलेटेड, मीन्स के प्राइमरी की जो कि आईडी के कॉलम के ऊपर मैंने लगाई है वो वायलेट हुई है। तो आईडी के कॉलम में ये वैल्यू मैं ये दे रहा हूं, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि गलती में कहां पे करूं, क्या एरर दिया उसने। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स को इस तरीके से नाम दिया जा सकता है। हाँ जी, देखें हर कांस्टेंट जैसे टेबल का नाम होता है इसी तरीके से आप कांस्टेंट को भी नाम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आईडी कॉलम का नाम था, उसकी डाटा टाइप नंबर की, उस पर कांस्टेंट लगा दिया प्राइमरी की। मैंने इस कांस्टेंट को प्राइमरी की कांस्टेंट को कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी उसकी डाटा टाइप नंबर, आगे कांस्टेंट का कीवर्ड लिखा, फिर उस कांस्टेंट को अपनी मर्जी से नाम दिया और फिर आगे प्राइमरी की लिख दिया। अब ये प्राइमरी की कांस्टेंट उस पर उसी तरीके से लगा जैसे यहाँ पे है, लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ है यहाँ पे उसने नाम मैंने खुद दिया है, जबकि इस केस में ओरेकल ने इंटरनली इसको कोई नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे ये देखें उसने ओरेकल ने ये नाम दिया था इसको, क्योंकि वायलेट हुआ तो उसने मुझे बताया जब कोई कांस्टेंट वायलेट होता है ना तो ओरेकल कहता कि ये वाला कांस्टेंट वायलेट हुआ है। तो आपको नाम से फिर पता चल जाता है कि मैंने एक्चुअली क्या, एक टेबल के अंदर लेट से 20 फील्ड्स हैं और हर फील्ड के ऊपर कोई कांस्टेंट लगा हुआ, आप डाटा एंटर कर रहे हैं और किसी कोई कांस्टेंट वायलेट हुआ और डाटा एंटर नहीं करने दिया उसने, तो फिर आपको एरर देगा जी फलां कांस्टेंट वायलेट हुआ है। अगर कांस्टेंट का नाम इस तरह से हो sys_c और आगे कोई नंबर आ रहा हो तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन से कॉलम में मैंने गलती की है। और अगर कांस्टेंट में अगर आपको एरर इस तरीके से आ रहा हो कि ये कांस्टेंट वायलेट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कांस्टेंट का नाम एक कन्वेंशन को फॉलो करते हुए रखा है, यूजुअली क्या होता है कांस्टेंट का जो नाम है उसकी एब्रिविएशन अंडरस्कोर उसके टेबल का नाम अंडरस्कोर कॉलम का नाम, या अपनी मर्जी से कोई भी कन्वेंशन आप बना लें, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन से कॉलम के ऊपर कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है। तो ये पीके मीन्स के प्राइमरी की, अंडरस्कोर मीन्स के टेबल T2 पे लगा हुआ है, अंडरस्कोर आईडी मीन्स के आईडी के कॉलम पे ये कांस्टेंट लगा हुआ है। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वायलेट हुआ है, मैं उसमें फिक्स करूंगा वो डाटा ठीक होगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो आप कांस्टेंट्स कहलाते हैं ना, ये जो मैंने अभी लगाए हैं ये कॉलम लेवल कांस्टेंट्स है। कॉलम लेवल का क्या मतलब है, मैंने हर कॉलम के सामने उसके कांस्टेंट लगा दिए, आईडी उसके सामने उसका कांस्टेंट, नेम उसके सामने उसका कांस्टेंट, एंड सो ऑन। आप ये भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट एक दफा सारे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर दें और एंड पे उनके ऊपर कांस्टेंट लगा लें। जैसे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल T3, आईडी उसकी डाटा टाइप, नेम उसकी डाटा टाइप, सैलरी उसकी डाटा टाइप, अपार्टमेंट नंबर उसकी डाटा टाइप। वंस ये मैंने सारे कॉलम स्पेसिफाई कर लिए, अब मैं एंड पे जाके 1 बाय 1 पे कांस्टेंट लगाना चाहता हूं। लेट्स से मैं आईडी पे प्राइमरी की लगाना चाहता हूं, मैं लिखूंगा जी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कोई नाम दे दूंगा, वो कॉलम का नाम लिख दूंगा। फिर अब दूसरे नेम के कॉलम के ऊपर मैं कोई चेक यूनिक कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ या चेक कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ। नॉट नल कांस्टेंट आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, तो आपको कॉलम के सामने स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेट्स से नॉट नल उस पर लगाना चाहता था, वो भी नहीं लगाता मैं। सैलरी के कॉलम के ऊपर चेक कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ, मिनिमम सैलरी 5000 होनी चाहिए, मैं लिखूंगा जी कांस्टेंट CK_T3 अंडरस्कोर सैल चेक। चेक में आप पूरी कंडीशन देते हैं, सैलरी ग्रेटर देन 5000। इसी तरीके से कांस्टेंट डेप्थ नंबर में मैं फॉरेन की लगाना चाहता हूं, तो FK_T3 डिपार्टमेंट नंबर
फॉरेन की, रेफरेंसेस, अच्छा फॉरेन की में कॉलम का नाम नहीं दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें मैंने पहले सारे कॉलम्स लिस्ट डाउन कर लिया और एंड पे वन बाय वन सारे कॉलम्स पे कांस्टेंट लगाए। एक तो ये तरीका कांस्टेंट लगाने का, और एक तरीका ये है कि कॉलम स्पेसिफाई करूं और उसके सामने उसका कांस्टेंट भी स्पेसिफाई करूं। ये तो है नाम अपनी मर्जी से वो नाम जनरेट कर देगा। दूसरा ये है कि मैं इसी तरीके से कांस्टेंट स्पेसिफाई करूं हर कॉलम के सामने और उनको अपनी मर्जी से नाम दे दूं। और द अदर वे इज कि एक दफा सारे कॉलम्स लिस्ट डाउन कर लो और फिर एंड पे उस पे वन बाय वन कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, सर इससे बाकी और तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आसान हो जाए फिर देखते हैं। चेक कांस्टेंट में आप क्या करते हैं, पूरी कंडीशन देते हैं। जब चेक कांस्टेंट लगाएंगे तो कंडीशन देंगे आप, मींस कि आप सैलरी जो है जो इस कंडीशन को ट्रू करेंगे वो इसी कॉलम में एंटर हो सकती है। मींस कि 5000 से ग्रेटर वैल्यू देंगे तो एंटर हो जाएगी, 5000 से लेस वैल्यू देंगे तो एंटर नहीं हो सकेगी। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेन की कांस्टेंट किसी कॉलम के ऊपर लगाएं तो उसमें होता है कि आप कौन से कॉलम के ऊपर कांस्टेंट लगा रहे हैं, और रेफरेंसेस में उसके पेरेंट टेबल का कौन सा कॉलम है जिसको रेफरेंस करेगा। तो इसका पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट्स है और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी का कॉलम है, उसको ये रेफरेंस कर रहा होगा। तो अब डेप्थ नंबर के कॉलम में, क्योंकि डेप्थ नंबर के कॉलम के ऊपर मैंने फॉरेन की लगाई है, तो डेप्थ नंबर के कॉलम में सिर्फ मैं वही वैल्यूज एंटर कर सकता हूं जो डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के कॉलम के अंदर है। ठीक है, अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं है तो वो एरर दे देगा। जैसे मैं इस कॉलम में वैल्यू एंटर करूंगा वो जाके ये जिसको रेफरेंस करे उस टेबल में जाएगा, उस कॉलम में चेक करेगा, अगर वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट करती है तो एंटर करने देगा, अदरवाइज आपको एंटर नहीं करने देगा। वाचर 2 पे चेक इसका चेक कर सकता है। वाचर 2 पे चेक लेट्स से आप एफ या एम कोई वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं तो वैल्यूज इन करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जैसे लेट्स से सिटीज में आप सिर्फ चाहते हैं 3 सिटीज एंटर हो सके तो उन सिटीज के नाम दे दें हार्ड कोटेड सिंगल कोट्स में, या लाइक भी कर सकते हैं आप, लाइक ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो, नहीं लग सकते उस पर। हाँ जी लग सकते, लेकिन वो टाइप डिफरेंट होनी चाहिए कांस्टेंट्स। जैसे चेक भी लगाना चाहते हैं और नॉट नल भी करना चाहते हैं उसको वो लगा सकते हैं। अच्छा, नॉट नल एक ऐसा कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट हमने लगाए ना, ये तरीका जो कांस्टेंट लगाने का है कि आप एंड पे वन बाय वन सारे कॉलम पे कांस्टेंट लगाएं, दिस इज कॉल्ड टेबल लेवल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट लगता है कॉलम के ऊपर ही, लेकिन लगाने का तरीका है टेबल लेवल। वो जो हमने पहले तरीके देखे हैं वो कॉलम लेवल कांस्टेंट्स हैं कि हर कॉलम के सामने हमने कांस्टेंट इंप्लीमेंट कर दिए। लगाने के दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स में डिफरेंस है। ठीक है, नॉट नल एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि आप कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं, यानी कि कॉलम के सामने स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से एंड पे जाके किसी कॉलम पे अगर हमने कांस्टेंट लगाना, नॉट नल लगाना, तो वो नहीं आप लगा सकते, उसकी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और अगर आपने किसी, जैसे मैंने नेम के कॉलम के नॉट नल कांस्टेंट लगाना था तो मैंने यहाँ पे नहीं लगा सका वो, क्योंकि नॉट नल कांस्टेंट में कॉलम के नाम के सामने स्पेसिफाई कर सकता था, वो मैंने नहीं स्पेसिफाई किया। तो बाद में मैं अल्टर करके कांस्टेंट ऐड या ड्रॉप कर सकता हूँ। बेस पे जो हम ज्वाइन करते हैं कमांड देते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर ये ना दें फॉर्म, आप इस तरह करें जी, 2 टेबल्स बनाएं। एक बनाएं जी कोर्सेज के नाम से, उसमें हर कोर्स की एक आईडी हो, हर कोर्स का एक नेम हो, हर कोर्स के क्रेडिट आवर्स हों, हर कोर्स की ठीक है, ये 3 कॉलम्स रख लें। इसी तरीके से एक टेबल बनाए स्टूडेंट्स के नाम से,
अगर ऑलरेडी है तो उसको ड्रॉप कर दें। उसमें हर स्टूडेंट की एक आईडी हो, हर स्टूडेंट का एक नाम हो, उसका एक एड्रेस हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो कौन से कोर्स में एंटर हुआ है उस कोर्स की डिटेल्स हो, कोर्स आईडी। तो एप्रोप्रिएट आपने कॉन्स्टेंट लगाने हैं इनके ऊपर। ये दो टेबल्स होंगे, एप्रोप्रिएट कॉन्स्टेंट लगाने हैं आपने डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर। क्रेडिट आर जो है मिनिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम किसी कोर्स के क्रेडिट आर नहीं हो सकते। ठीक है, क्रेडिट आर के केस में ये चेक है। कोर्स आईडी नल नहीं हो सकती और डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये रूल है इसके लिए। स्टूडेंट आईडी नल नहीं हो सकती, नॉन नल होगी और डुप्लीकेट नहीं होगी। स्टूडेंट का नाम नॉन नल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नल हो सकती है। कोर्स आईडी रेफरेंस वो कोर्स आईडी आप एंटर करेंगे जो कि कोर्सेज के अंदर किसी कोर्स की कोर्स आईडी है, तो दो रोज भी दोनों में एंटर करके आपने शो करा देनी है। तो ये टेबल्स क्रिएट करेंगे। मल्टीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेस देके दोबारा से कांस्टेंट लिखे वो अलग, फिर वो टेबल लेवल पे लगाएंगे आप। क्रिएट करें जी। यूनिट डीबीएस के पास जो रिक्वेस्ट आती है टेबल्स क्रिएट करने की, वो एक ईआरडी के फॉर्म में आती है। लेट्स से आपके पास इस तरीके से ईआरडी आएगी कि ये एक एंटिटी है कोर्सेज की, ये एक एंटिटी है स्टूडेंट्स की, इसमें कोर्स आईडी है, उसके आगे स्टार लिखा हुआ है, सी नेम है और सी क्रेडिट आर है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स है, एस आई डी है, स्टार लगा हुआ है, मीन्स के प्राइमरी की होगी। ठीक है, एस नेम है, एड्रेस है, डीओबी है, और फिर इसमें एक स्टूडेंट एक वक्त में मल्टीपल, लेट्स से ये रिलेशनशिप है। नहीं, मैं जो रिलेशनशिप कह रहा हूं वो है जी एक वक्त में एक स्टूडेंट एक कोर्स ले सकता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। तो समटाइम्स आपको इस फॉर्म में आपको डायग्राम आएगी, आपने इसको आपने ये लॉजिकल मॉडल कहलाता है, ये लॉजिकल मॉडल आएगा, इसको आपने फिजिकल मॉडल मीन्स के टेबल क्रिएशन के में कन्वर्ट करना है। तो ये कॉन्स्टेंट्स गाइडलाइंस क्या है जी? यू कैन नेम अ कॉन्स्टेंट और द ओरेकल सर्वर जनरेट्स अ नेम बाय यूजिंग द sys अंडरस्कोर c और आगे कोई यूनिक नंबर दे देता है कॉन्स्टेंट को। आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं एट द सेम टाइम एज द क्रिएशन ऑफ द टेबल, या फिर बाद में भी आप लगा सकते हैं अल्टर टेबल करके, वो भी हमने नहीं देखा। डिफाइन कॉन्स्टेंट एट द कॉलम और टेबल लेवल। कॉलम लेवल का मतलब है कि कॉलम के सामने कॉन्स्टेंट की स्पेसिफिकेशन बता दें, या दूसरा तरीका यह कि एंड पे कॉन्स्टेंट 1 बाय 1 स्पेसिफाई करें, तो टेबल लेवल कहलाएगा। व्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इन द डाटा डिक्शनरी, वो भी आगे चल के देखते हैं। सर ये जो जनरेट कर रहे हैं ऑटो, ये कुछ सीक्वेंस के थ्रू एक सीक्वेंस के थ्रू कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट, एम्प्लॉय आईडी, नंबर, उस कॉन्स्टेंट का कीवर्ड, उसका नाम और आगे प्राइमरी की। अब इसमें कॉलम का नाम नहीं बता रहा क्योंकि उसके सामने ये स्पेसिफाई कर रहा है। टेबल लेवल कॉन्स्टेंट में आप ये पहले सारे कॉलम्स में लिस्ट डाउन कर लिए, एंड पे वो कॉन्स्टेंट का नाम, कॉन्स्टेंट की टाइप और कौन से कॉलम पे लगाना है, कॉलम का नाम बताएं। अगर नाम देंगे तो, अगर आप अपने नाम देना चाहते हैं कॉन्स्टेंट का, तो कॉन्स्टेंट का कीवर्ड लिखना जरूरी है, उसके बाद नाम भी देना जरूरी है। अगर आप नाम नहीं देना चाहते तो सिंपली प्राइमरी के देते हैं, वो खुद से नाम दे देगा, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, वो एरर देगा। तो कॉन्स्टेंट का लिखने के बाद नाम भी देना होता है। नॉट नल कॉन्स्टेंट क्या करता है?
किसी कॉलम में नल अलाउ नहीं करता, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, लेकिन नल हो सकती हैं उसमें, ठीक है, मल्टीपल नल हो सकती हैं। यूनिक कांस्टेंट टेबल लेवल पे भी लगाया जा सकता है, कॉलम लेवल पे भी लगाया जा सकता है। नॉट नल कांस्टेंट सिर्फ टेबल लेवल पे लगाया जा सकता है, सिर्फ कॉलम लेवल पे लगाया जा सकता है। ये कॉलम के सामने स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड पे जाके वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी कॉलम के लिए। इसकी वजह क्या है? नॉट नल जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी कॉलम के, कि नल लेबल है कॉलम या नॉट नल लेबल है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कॉलम के साथ स्पेसिफाई होते हैं। बाकी जो है एज अ कांस्टेंट स्पेसिफाई होता है। प्राइमरी की कांस्टेंट एक तो नल अलाउ नहीं करता, दूसरा डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ठीक है। और ये रेफरेंस हो सकता है किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की। फॉरेन की जब हम रेफरेंस करते हैं हमेशा प्राइमरी की कोई करता है, यूनिक को भी कर सकते हैं, यूनिक को भी रेफरेंस किया जा सकता है, यूजली प्राइमरी की कोई करते हैं, ठीक है। फॉरेन की जैसे डिपार्टमेंट्स का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉयज के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, तो ये क्या करेगी, ये रेफर करेगी डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी को। अब इसमें कोई भी वैल्यू आप एंटर करेंगे तो वो इधर से जाके चेक करेगा, अगर वो अवेलेबल वो है तो वो एंटर करने देगा। जैसे यहाँ पे वो ये एक रो एंटर कर रहा है जी, एक एम्प्लॉय है फॉर्ड, उसका डिपार्टमेंट आईडी 9 एंटर करना जा रहा है, तो वो 9 जाके चेक करेगा कि इसमें 9 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, वो एरर दे देगा। तो ऐसी वैल्यूज आप एंटर करेंगे जो कि पेरेंट टेबल के उस कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करती, जो आपने रेफरेंस में लगाया हुआ था, तो फिर वो एंटर नहीं करना देगा। तो दूसरा कि पेरेंट टेबल में से कोई रो रिमूव नहीं करने देगा अगर उसके अगेंस्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 10, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर 4 एम्प्लॉयज हैं जो कि डिपार्टमेंट 10 उनके फॉरेन की में आ रहे हैं। तो अब पेरेंट टेबल में से आप डिपार्टमेंट 10 की रो को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट डिपेंडेंसीज हैं, कैस्केड। वो अगर आप स्पेसिफाई करें तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। सर अभी आपने बताया कि हम फॉरेन की में रेफरेंस कर सकते हैं चेक वाले कॉलम को, यूनिक वाले को भी। तो यूनिक में तो नल वैल्यूज भी, हाँ हाँ, तो इसमें होता है कि वो चाइल्ड टेबल में भी नल अलाउ करते हैं। हाँ नल, चाइल्ड टेबल में तो वैसे भी, फॉरेन की तो वैसे भी नल लेबल होती है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, हाँ, फॉरेन की में नल हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी की को रेफर करते हैं। चाहे वो प्राइमरी की। यूनिक में नल एक ही आ सकता है ना? नहीं मल्टीपल टाइम यार, यूनिक नल डज नॉट इक्वल टू नल, एक नल दूसरे नल के इक्वल नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। मल्टीपल नल। हाँ, अच्छा, फॉरेन की में आप फॉरेन की का कीवर्ड देते हैं, उसमें कॉलम का नाम देते हैं कि कौन से कॉलम पे फॉरेन की लगा रहे हैं, फिर रेफरेंसेस का कीवर्ड देते हैं, उसमें पेरेंट टेबल का और उसके कॉलम का नाम बताते हैं। ऑप्शनली आप ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल के ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ऑन डिलीट कैस्केड करेंगे तो पेरेंट टेबल में से अगर आप डाटा डिलीट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट चाइल्ड में डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो पेरेंट टेबल में से भी रो रिमूव कर देगा और उसके डिपेंडेंट रोज चाइल्ड में से भी रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अगेंस्ट कुछ रोज एग्जिस्ट करती हैं उसके चाइल्ड टेबल में, एम्प्लॉयज के टेबल में, तो आप डिपार्टमेंट 10 को रिमूव करेंगे, उसके वो एम्प्लॉयज भी रिमूव हो जाएंगे जो डिपार्टमेंट 10 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ क्योंकि ये क्रिटिकल है, समझना जरूरी है। लेट्स से आपके पास 2 टेबल्स हैं, जैसे अभी आपने स्पेसिफाई किए, एक है कोर्सेज का, उसमें आपके पास कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है और कोर्स की क्रेडिट है। कोर्स आईडी 10 है, 20 है एंड 30 है। लेट्स से कोर्स का नाम है जी इंग्लिश एडमिन 1 एडमिन 2, क्रेडिट और कुछ भी है। इसी तरीके से आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट की एक आईडी है, उसका नेम है और उसकी कोर्स आईडी है। स्टूडेंट 1 है, उसका नेम अली है, उसकी कोर्स आईडी 10 है। स्टूडेंट 2 है, उसका नाम ए है, उसकी कोर्स आईडी 20 है। स्टूडेंट 3 है, उसका नेम बी है, उसकी कोर्स आईडी 20 है। अब अगर आप और आपने कांस्टेंट लगाते वक्त ये आपका फॉरेन की है, सॉरी ये फॉरेन की है, ये रेफर कर रही है इसको, और ये प्राइमरी की है। इसी तरीके से इसकी अपनी प्राइमरी की है, ठीक है। अब अगर आप डिलीट, आपने क्या किया है जी कि कांस्टेंट लगाते वक्त किया जी फॉरेन की का कांस्टेंट लगाया, फॉरेन की का कांस्टेंट लगाया
कॉलम का नाम दिया रेफरेंसेस, उसके बाद पेरेंट टेबल का नाम, उसके कॉलम का नाम दिया, स्पेस देके आपने दिया ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, यहां पे स्पेस देने के बाद आपने दिया ऑन डिलीट कैस्केड। अब ये मैंने कुछ भी नहीं दिया, वो दो ऑप्शन दे सकते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, या फिर कुछ भी ना दें, जैसे मैंने कुछ भी नहीं दिया। वो अगर आप यहां पे ऑन डिलीट कैस्केड दे देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अगर आप यहां से रो रिमूव करते हैं, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज विद कोर्स आईडी इक्वल टू 10, तो ये रो भी रिमूव हो जाएगी इस टेबल में से, उसकी डिपेंडेंट रो ये भी रिमूव हो जाएगी, ये दो रोज रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ऑन डिलीट, ये ऑन डिलीट कैस्केड के केस में, और ये सिर्फ फॉरेन की के साथ लग सकता है, और अगर आपने ऑन डिलीट सेट नल कर दिया, ये भी फॉरेन की के साथ लग सकता है, दोनों में से कोई एक लगता है। ऑन डिलीट सेट नल कर दिया तो पेरेंट रो आप रिमूव करेंगे तो चाइल्ड रो रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो कॉलम नल सेट हो जाएगा, कोर्स आईडी उसमें से खत्म हो जाएगी। और अगर आप दोनों में से कोई ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर आप रिमूव करेंगे तो ये एरर दे देगा, नहीं करने देगा, वो कहेगा डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती है। जब हम कैस्केड डिफाइन करेंगे आप जी, उस वक्त अगर हम डिलीट करते हुए कैस्केड डिफाइन करते हैं, वो कंस्ट्रेंट के वो डिलीट करते वक्त कैस्केड नहीं कर सकते अगर आपने नहीं लगाया वो, तो टेबल क्रिएट करें उसको या बाद में कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करके दोबारा लगा दें। लेकिन अगर आप डिलीट कर रो डिलीट करते वक्त कैस्केड का ऑप्शन दे दें, वो नहीं करने देगा। आपको वो उस कॉलम वो फॉरेन की कैपेबिलिटी होगी ऑन डिलीट कैस्केड, तो तब वो करने देगा, अदरवाइज नहीं। और ये दोनों ऑप्शन बड़े डेंजरस हैं। अच्छा, कैपेबिलिटी हो तब भी हमें देना पड़ता है, तब भी नहीं, वो देना नहीं पड़ता, फिर तो खुद ही हो जाता है। वो जो कैस्केड का ऑप्शन आप कह रहे हैं ना, वो फॉरेन की ड्रॉप करते वक्त, प्राइमरी की ड्रॉप करते वक्त, ड्रॉप अल्टर टेबल का नाम ड्रॉप, प्राइमरी की का नाम कैस्केड, तो उसका मतलब प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ड्रॉप हो रहा है, उसका फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी ड्रॉप हो जाएगा कैस्केड करेंगे तो। ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल यूजली नहीं लगाए जाते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी रो कहां का रेफर हो रही है, और फॉरेन केस पे आपने ऑन डिलीट कैस्केड या सेट नल कर दिया तो बहुत सारे रिकॉर्ड आपके ऑर्फन हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। हाँ, नहीं, वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, चाइल्ड टू पेरेंट फर्क नहीं होता। ठीक है, चेक कॉन्स्टेंट में आप दे सकते हैं जी, कंडीशन को दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन में करंट वैल, नेक्स्ट वैल, एल लेवल, रो नम, सिस डेट, यूआईडी, यूजर ईएनवी, इनको कॉल नहीं किया जा सकता। ये क्या है, ये आगे चल के देखेंगे। सर फंक्शन कॉल हो सकते हैं इसमें? हाँ, फंक्शन कोई कॉल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकते। लेंथ का, हाँ, ये एक एग्जांपल है कि टेबल क्रिएशन की, उसके साथ वो सारे कॉन्स्टेंट्स भी लगा रहा है। कॉन्स्टेंट वायलेट होगा तो जैसे आप डाटा एंटर करते हैं या डाटा मॉडिफाई करते हैं, तो अगर वो मॉडिफिकेशन या डाटा एंट्री जो आप कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रही है तो उसी वक्त आपको एरर दे देगा। जैसे ये एम्प्लॉयज के टेबल में एक एम्प्लॉय है 110, एक डिपार्टमेंट आईडी अपडेट कर रहा है 55, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी 110 है, तो डिपार्टमेंट आईडी 55 एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता पेरेंट टेबल के अंदर, तो वो एरर दे देगा कि ये 55 आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पेरेंट टेबल में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से अगर आप डिलीट करना चाहें, पेरेंट टेबल में से डाटा डिलीट करना चाहें, उसकी डिपेंडेंसीज अगर एग्जिस्ट कर रही हो चाइल्ड टेबल में, तो आपको पेरेंट टेबल में से रिमूव भी नहीं करने देंगे। सब क्यूरी के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल का नाम, आगे लिस्ट कॉलम्स का नाम दे दें एज, और आगे सब क्यूरी दे दें, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि क्रिएट टेबल का नाम एज, और ये जो क्यूरी लिख रहे हैं, उस क्यूरी में जो कॉलम्स के नाम आप देंगे वही आपके इस टेबल में कॉलम्स के नाम होंगे, और ये क्यूरी जो डाटा लेके आएगी वो डाटा भी इस टेबल के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। और उसमें कॉन्स्टेंट इस टेबल के ऊपर ये जो क्यूरी लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ नॉट नल कॉन्स्टेंट कॉपी होगा, बाकी कोई कॉन्स्टेंट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से ये एम्प्लॉयज के टेबल में से ये डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी पे लेट्स से नॉट नल कॉन्स्टेंट है, बाकियों पे कोई चेक कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ नॉट नल कॉन्स्टेंट कॉपी होगा, बाकी कोई कॉन्स्टेंट कॉपी नहीं होगा नए टेबल के अंदर। सर एक साइड का बैक कीजिए। सर इसमें आपकी क्रिएट टेबल में जो कॉलम नेम देने पड़ रहे हैं, ये तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप देखें यहाँ पे अगर आपने दिया क्रिएट टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम दे दिया एज और सिलेक्ट। अब ये जो नया इस नाम से टेबल बनेगा, इसमें कॉलम इस नाम से होंगे। ठीक है, अब देखें, अब या तो अपने नाम देना तो इन कॉलम्स को स्पेस देके एलियस दे दें। इस कॉलम के केस में एलियस देना जरूरी होगा क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, स्टेरिक आ रहा है, तो कॉलम के नाम में स्टार नहीं आ सकता।
तो इसलिए उसने इसको एलियस दे दिया है। तो कॉलम का नाम ये होगा इस टेबल के अंदर। वो हायर डेट है तो हायर डेट के नाम से होगा। आप एक तो कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को एज और एम्प आईडी या कुछ भी कर दें, वो एलियस दे दें, तो वो कॉलम का नाम यहाँ पे। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आप दे दें लेट्स से आईडी नेम सेल एच डेट। अब क्या होगा, ये जो पहला कॉलम है वो एज अ आईडी यहाँ पे स्टोर होगा, दूसरा कॉलम एज अ नेम होगा, तीसरा कॉलम ये है एज अ सेल होगा, तीसरा चौथा कॉलम आएगा एच डेट होगा। तो आप अपनी ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स नाम दे देंगे तो क्यूरी में ये जो कॉलम्स हैं वो उनको रेफर कर देंगे। टेबल को रीड ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है। अल्टर टेबल करके आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं टेबल में, एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर सकते हैं, उसकी डाटा टाइप को डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी कॉलम के लिए, कॉलम को ड्रॉप किया जा सकता है, कॉलम का नाम चेंज किया जा सकता है, और कॉलम टेबल को रीड ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शंस आगे चल के देखेंगे, अभी सिर्फ रीड ओनली देखते हैं। तो रीड ओनली अगर आपने किसी टेबल को करना हो तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम रीड स्पेस ओनली, वो टेबल रीड ओनली हो जाएगा। उसमें डाटा ना इंसर्ट हो सकता है, ना अपडेट हो सकता है, ना डिलीट हो सकता है, सिर्फ सिलेक्ट हो सकता है उसके ऊपर। ओनर भी, जो उस टेबल का ओनर है, वो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। और अल्टर टेबल, टेबल का नाम रीड स्पेस राइट करेंगे तो दोबारा से रीड राइट हो जाएगा। तो एक ओनर अपने टेबल को रीड ओनली कन्वर्ट कर सकता है या रीड राइट कर सकता है, या फिर जो डीबीए है वो किसी भी टेबल को रीड ओनली या रीड राइट कन्वर्ट कर सकता है। तो सर ये रीड ओनली की जब स्टेटमेंट दोस्तों ऑलरेडी कुछ लॉग एक्वायर हुए हो फिर नहीं करेगा, वेट करेगा, ये एरर दे देगा। ड्रॉप करना हो टेबल तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, टेबल ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन 11 जी ऑनवर्ड ये परमानेंटली ड्रॉप नहीं होगा, ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। जब तक रिसाइकल बिन के अंदर आप उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो मूव्स द टेबल टू द रिसाइकल बिन, रिमूव्स द टेबल एंड इट्स ऑल इट्स डाटा इंटायरली इफ द पर्ज क्लॉज इज यूज्ड स्पेसिफाइड। अगर आप ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम पर्ज करें तो टेबल शिफ्ट डिलीट जैसे आप करते हैं, परमानेंट रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंट ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स इट अबाउट।